तो कोरोना से देश की जंग लगातार जारी है, लेकिन शहर शहर कोरोना काल बनकर मौत का तांडव भी कर रहा है। देश भर में कोरोना की आज की आपको रिपोर्ट हम दिखाएं, लेकिन उससे पहले कोरोना पर देश में क्या एक्शन लिया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज ब्रेक द चेन को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं, यानी इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर कैबिनेट की दोपहर 3:30 बजे मीटिंग होनी है। और इस बीच हरियाणा में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए योगी सरकार उन लोगों को भी ऑक्सीजन मुहैया करवाने का ऐलान कर रही है जो होम आइसोलेशन में है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में कैबिनेट मीटिंग है, देखना होगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर 15 मई तक ही पहले जैसी पाबंदियां रहेंगी। इसके अलावा हरियाणा में भी हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है और उधर होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन मिलेगी, ये कहना है योगी सरकार का। तो देश इस वक्त मुश्किल हालात से जूझ रहा है। दिल्ली पर भी संकट बढ़ा है, लोग बेहाल हैं और परेशान हैं और राजनेताओं की सियासत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले ऑक्सीजन संकट और अब वैक्सीन के मुद्दे पर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। एक तरह से वैक्सीन वॉर दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र के सामने नया सुझाव रख दिया। केजरीवाल ने केंद्र से और भी कंपनियों को वैक्सीन निर्माण करने का सुझाव दिया है। केजरीवाल का कहना है कि वैक्सीन के बिना देश में कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। अब बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि वैक्सीन मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बनाई जाती। वार पलटवार का दौर जारी है और जनता पिस रही है। साथ आकर काम करने की बातें सिर्फ और सिर्फ बातें ही बनकर रह गई हैं, क्योंकि दिल्ली में हो रही इस सियासत पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर किस तरह से वार पलटवार किए हैं। 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। में शुरू हुआ, बहुत सिस्टमैटिकली 45 से ऊपर वाले लोगों को केंद्र सरकार ने देना शुरू किया, तो ये नाक नुक्स निकाल रहे थे, मीन मेक कर रहे थे। और आज जब वैक्सीन को लेकर लोगों ने देख लिया कि कैसी हाहाकार मची है, तो लोगों के मन में भय पैदा कर दिया और अभी हाहाकार उल्टी तरीके की मचा रखी है, क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन जितनी है उन्हीं को आप करेंगे ना, भारत की जितनी है उतने ही करेंगे। और भारत के अंदर 4 नए लोगों को वैक्सीन का जैसे जॉब वर्क होता है आगे लाइसेंस को दिया भी गया है। अभी 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने वो योजना भी बनाई है कि अधिक लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर सके। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। वैक्सीन कोई क्रोसिन जैसा ड्रग नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए और खास तौर पे कोवैक्सीन जिसमें लाइव वायरस यूज होता है, उसके लिए एक तरीके की लैब्स उपलब्ध होना भी तो जरूरी है। उस तरीके की फैसिलिटी ही बना सकते हैं। लाइसेंसिंग आप मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कर सकते जी। वैक्सीन की लाइसेंसिंग के लिए एक लेवल ऑफ फैसिलिटी की। तो कोरोना वैक्सीन पर आपने देखा केंद्र सरकार और वर्सेस दिल्ली सरकार का कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली सरकार और भी आरोप लगा रही है। वो क्या आरोप है, आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि मई के लिए 1.34 करोड़ का ऑर्डर दिया था। केंद्र से सिर्फ 3.5 लाख डोज को ही मंजूरी मिली। दिल्ली में 2.19% वैक्सीन
बर्बाद हो रही है दिल्ली सरकार का ये बड़ा आरोप है। तो किस राज्य में कितनी वैक्सीन बची है, इस बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है। और आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश में दरअसल 12,71,000 डोज बची है, महाराष्ट्र में 7,18,000, दिल्ली में 4,44,000, राजस्थान में 1,20,000 और 10 मई 2021 के ये आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितनी डोज अभी तक बची है। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का जो दावा है उसकी अगर हम बात करें तो उसका ये कहना है कि 18 से 44 साल के लिए 1 लाख डोज मौजूद है। वैक्सीन की 13 लाख डोज का इंतजार किया जा रहा है। 45 साल से ज्यादा ऊपर वालों के लिए 9 लाख डोज मौजूद है। तो लगातार कई राज्य हाथ खड़े कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र का क्या हाल है वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल महाराष्ट्र की हम बात करें मध्य प्रदेश की बात तो महाराष्ट्र में 18+ को कोवैक्सीन की डोज रोकी गई है। 18+ को सिर्फ कोविशील्ड दी जा रही है। पहली डोज ले चुके 45+ लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। मंगलवार को 45+ के लिए कोवैक्सीन की 35,000 डोज उपलब्ध थी। 45+ के 5 लाख लोगों को कोवैक्सीन के दूसरे डोज की जरूरत है अभी और 18+ की कोवैक्सीन की 3 लाख डोज 45+ को डाइवर्ट कर दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त हालात जो है वैक्सीन को लेकर आपस में ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में टीकाकरण का अपडेट हम आपको दे देते हैं। शुरुआत में सिर्फ 7 जिलों से दूसरे हफ्ते में 11 जिले जुड़ गए और कोरोना केस जो है आपको हम बता दें कि टीकाकरण अभियान का विस्तार जो है तेजी के साथ यहां पर किया गया। तो यूपी में टीकाकरण का ये अपडेट है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए टीका उपलब्ध है, सिर्फ पूरे प्रदेश में अभी शुरू नहीं हो पाया है। और वहीं 18+ का टीकाकरण के लिए सिर्फ 8 जिलों में टीकाकरण अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए कि आखिर कोरोना का खतरनाक सीन चल रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो है वैक्सीन की। वैक्सीनेशन को लेकर हर कोई जोर दे रहा है कि लोग आगे आइए लगवाइए, लेकिन सवाल यह है कि जब डोज ही नहीं है तो ऐसे में वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान जो है वो कैसे चलेगा, यही हम समझेंगे। और इसे समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला जी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सक्सेना जी जो कि नेता है एसपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित अग्रवाल जो कि कांग्रेस के नेता है वो जुड़ चुके हैं। महावीर बसोया सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आकाश माथुर जो कि अध्यक्ष हैं आरडीए एसजीपीसी लखनऊ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष शुक्ला सर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि सर जिस तरीके से वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय बताया जा रहा है कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन जरूर कराना है, लेकिन जिस तरीके से राज्य वर्सेस केंद्र सरकार इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना के साथ वैक्सीन की किल्लत पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन इस बीच आपस में वैक्सीन पर वॉर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या सियासी जुबानी जंग से ही वैक्सीन पैदा होगी? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण का कारण बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश, देश और पूरा विश्व इस महामारी से आज प्रभावित है और वैक्सीनेशन ही एकमात्र प्रिवेंशन है, जिसके नाते से जो लोग वैक्सीनेशन कराएंगे उनको इस जंग में लड़ने में आसानी होगी। आपको ध्यान में होगा कि जब वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने रात देख करके एक नहीं दो वैक्सीन बनाई, पूरे विश्व में 5-6 देश, 143 देश इसमें लगे हुए थे, 5-6 देशों ने सफलता पाई। हिंदुस्तान ने 2 वैक्सीन बनाई। जो पहली वैक्सीन की जो पहला अभियान चला उसमें तमाम लोगों ने भ्रम पैदा किया, तमाम हास्यास्पद बयान दिए। किसी ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, किसी ने कहा लोग नपुंसक हो जाएंगे, यानी उस अभियान को हतोत्साहित करने का प्रयास किया। फलतः क्या हुआ कि वैक्सीन की वेस्टेज बहुत हुई। लेकिन धीरे धीरे जब कोरोना की दूसरी लहर आई और जब जो आंकड़े सामने आए कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था उनको उससे लाभ मिला, तो एक जागरूकता बढ़ी और सरकार ने भी 44 से 18 साल वालों को भी वैक्सीन कराने की अनुमति दी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या सामने आई और साथ साथ एक अच्छी बात उत्तर प्रदेश में है, जो नया अभियान शुरू हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 0.11% केवल वैक्सीन खराब हुई है। यानी पहले अभियान की तुलना में इस अभियान में वैक्सीन खराब नहीं हो रही है, वैक्सीन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी परसों नरसों 3.5 लाख डोज मिली है। पहले 7 जिलों में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, आज 11 मंडे को यानी 10 तारीख को 11 जिलों में बढ़ाया गया और आगे 18 जिलों तक हम उसको ले जाने वाले हैं। देखिए, अभी मैं मीनाक्षी लेखी जी का बयान सुन रहा था
और उन्होंने साफ साफ चीजों को कहा। सर ऐसे वक्त देखिए, में वैक्सीन- सर मनीष शुक्ला सर, ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते हों और वहां पर वैक्सीनेशन का काम सिर्फ शुरू में 8 जिलों में किया गया हो, बढ़ा करके उन्हें 11 कर दिया गया हो, तो सर जो तादाद है या जो मामले लगातार जिस तरकीब से बढ़ रहे हैं, नहीं लगता कि वैक्सीनेशन का काम बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में कर देना चाहिए? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 45 प्लस वालों का पूरे उत्तर प्रदेश में जो ड्राइव चल रही थी वो चल रही है। 18 प्लस यानी 18 से 44 वर्ग आयु वर्ग वालों के लिए पहले 7 जिले में, फिर 11 जिले में, आगे आने वाले दिनों में 18 जिले में करेंगे, यानी जहां सबसे ज्यादा केसेस थे उस आधार पे हमने जिलों को तय किया। देखिए अब मैं उसी विषय पे आ रहा था कि देखिए वैक्सीन बनाना, वैक्सीन की जो लैब होती है और वो कहने मात्र से नहीं हो सकती कि जल्दी जल्दी हो जाए और लोगों को दे दीजिए। देखिए सरकार अपनी सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन आज वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन की ड्राइव को हतोत्साहित किया था कल। अभी दिल्ली का हालत क्या है, कितने हजार करोड़ रुपए की मोहल्ला क्लिनिक बन गए, आज उसका क्या उपयोग हो रहा है इस वैक्सीनेशन के समय में या इस महामारी के समय में, ऑक्सीजन के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तमाम चीजें जो है दिल्ली सरकार का तो एक सगल है कि हिट एंड रन, आरोप लगाओ पढ़ जाओ, अगले दिन दूसरा आरोप लगा दो, उसका जवाब लो, जवाब देना शुरू होगा तो तीसरा आरोप लगा दो। देखिए ये महामारी का समय है, दिल्ली समेत सभी राज्यों को एकजुट होकर मैनेजमेंट के जरिए जो उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर वैक्सीनेशन की ड्राइव को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चिट्ठी लिखना, आप प्रधानमंत्री से रोज आपकी बात हो रही है, ठीक है अतुल सक्सेना जी, जब आपसे बात करते हैं तो आप उसको लाइव कर देते हैं, फिर चिट्ठी लिखकर अतुल सक्सेना जी, ठीक है मनीष सर आऊंगे आपके पास, मनीष सर आऊंगे आपके पास, और भी मेहमान उनका रुख कर लेते हैं। अतुल सक्सेना जी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इससे मेरा सवाल आपसे ये कि अगर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है या टीकाकरण को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, काम नहीं हो रहा तो आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन ये वही वैक्सीन है ना जिसके लिए आपके बड़े लीडर कह चुके हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अगर उन्हें वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं है तो अब उसको लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कम से कम ऐसे वक्त में जब लोगों को वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है और एकमात्र ऑप्शन यही बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन से ही इस महामारी पर हम काबू पा सकते हैं, तो ऐसे वक्त में तो भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए ना सर। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो नहीं लगता कि बढ़कर उसका स्वागत हमें करना चाहिए? आप बात कर रही हैं, आपको स्पष्ट कर दूं, हम पहले से दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन आई है ये प्रिवेंशन है या क्योर है, ये हमारा पहले दिन से प्रश्न है, नंबर 1। नंबर 2, ये समय आज का नहीं है कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, जैसे अभी मेरे बीजेपी के साथी मनीष शुक्ला जी दिल्ली के बारे में बता रहे थे। इन्हें शर्म आनी चाहिए, आज देश ट्राई कर रहा है, 24 घंटे में 4 से 5 हजार लोग अपनी जान दे रहे हैं, और ये आंकड़ा कितना सही है ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। दूसरी बात, वैक्सीन है नहीं, इनका ये गवर्नमेंट का फेलियर है, बीजेपी का फेलियर है, जो आज जनता देख रही है, ट्रस्ट है। अरे भैया बीजेपी अरे भैया आपके बारे में नहीं बोला मैं, अब आप सुन लीजिए, आपके बारे में नहीं बोला, जरा सुनिए पेशेंस पूर्वक, आप जो है धैर्य रखिए थोड़ा सा। आपके जब चर्च था मैं नहीं बोला मनीष शुक्ला सर एक एक करके, ठीक है अब जरा सुन लीजिए आप बात। अरे आप लोग यार ऐसे सीखते रहते हो बिना बात। मनीष जी सुन भी लीजिए, मनीष जी सुन भी लीजिए, आप जरा बात, जो मेरा सवाल का जवाब दे देना, शर्म इनको आएगी कि नहीं? बोलते रहेंगे बेवजह बोलता है। एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, शर्म नहीं, जब से जब कोई आदमी बोल रहा था सुन वाले कह रहे थे कि नपुंसक हो जाएंगे, बोलते रहेंगे बिना बातों बोलते रहेंगे। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? देश में क्या चल रहा है? शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था? आप बताइए ना, उसकी बातें सुनने को तैयार होते हैं। मुदित अग्रवाल जी, ठीक है, आप दोनों जब बोलकर बैठ जाए तो बताइए, मैं सवाल ले लूंगी, ठीक है। मुदित अग्रवाल जी के पास में जाना चाहूंगी। मुदित अग्रवाल जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे ऐसे वक्त में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप हमें नहीं लगाना चाहिए, क्या हम लोग सिर्फ सियासी जुबानी जंग ही करते रहेंगे या फिर वैक्सीनेशन की तरफ भी हम ध्यान देंगे? मेरी बात पूरी नहीं है, वैसे आपकी मर्जी। इनको थोड़ा चुप करेंगे तो मैं बात बोल सकता हूँ। जी रखें अपनी बात। कहना है जी, मेरा ये कहना है इसके अंदर, जो मैंने बार बार कहा है, काफी गलतियां हुई हैं हिंदुस्तान में, काफी गलतियां हुई हैं केंद्र सरकार से, काफी गलतियां हुई हैं दिल्ली सरकार से, लेकिन वो समय इस समय नहीं है कि वो हम देखें क्या है। जरूर कमियां हुई हैं, उसका हम आत्मनिरीक्षण करें, उस गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। देखिए वैक्सीन की सबसे बड़ी गलती क्या है, एक डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है।
हमारी, अगर आप ये कहते हैं 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन देनी है, तो 18 साल से ऊपर लोग हिंदुस्तान में 100 करोड़ होंगे। अमीर आदमी भी है, गरीब आदमी, तो उसके लिए आपको 200 करोड़ डोजेस चाहिए। तो आप ये आंकलन करें, एक व्हाइट पेपर निकालें, भाई हमारी सप्लाई कितनी होगी अगले महीने में, उससे अगले महीने में, मई में कितनी, जून में कितनी, जुलाई में कितनी, अगस्त में कितनी, डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी। जब आपको पता है सप्लाई आएगी नहीं इतनी, तो आप डिमांड को मैनेज कीजिए और कम से कम जनता को सच बताइए और आगे चलिए। अगर आप जनता को ये बताएंगे भाई अभी हमें समय लगेगा, हमें 1 साल लगेगा वैक्सीन करने में, या 1.5 साल लगेगा, या 6 महीने लगेंगे, तो लोग भरोसा करेंगे। अगर आप सप्लाई की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान में एक कोविशील्ड बन रही है, कोवैक्सीन बन रही है। कोविशील्ड एट बेस्ट प्रोडक्शन एनहांस करने के बाद भी 7 करोड़ डोज बना सकती है महीने की, तो कोवैक्सीन है और 1 महीने बाद 1 करोड़ मैक्सिमम डोज बना सकती है, तो ये हुई 8 करोड़ डोज महीने की। अगर आपको 200 करोड़ डोज चाहिए तो आपको 25 महीने चाहिए। अब 25 महीने को आप कम कैसे करेंगे भाई, ये देखिए कि और कौन बना सकता है वैक्सीन, पहला ये। तो आप किससे इंपोर्ट कर सकते हैं और वो क्वांटिटी कितनी हो। सिर्फ ये कह देना इंपोर्ट होगा, बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तथ्यों पे और फिगर्स पे बात करें और फिर देखिए शॉर्टेज कितनी है। जब आपको पता चलेगा शॉर्टेज कितनी है, फिर आप प्रायोरिटी बना सकते हैं किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था, ये 18 साल और 45 में जो खुला था, ये एक पॉपुलर मूव था। लेकिन ज्यादातर क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि लग रही है नहीं लग रही है वैक्सीन। मेरी कल कुछ दोस्तों से बात हुई, वो कहते नहीं अब तो 18 साल से ऊपर खुल गया, कोई भी जाके ले सकता है वैक्सीन। मैं अपनी बेटी की कोशिश कर रहा हूँ, शी इज 19 ईयर्स ओल्ड, उसको स्लॉट नहीं मिल रहा वैक्सीन का दिल्ली जैसे शहर में। सभी जगह ये हाल है सर। रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, लेकिन 8-8 दिन तक पता ही नहीं चल रहा कि क्या अपडेट है। जी, आपको कब जाना है, कैसे जाना है, ये चीज, ये कमी सब जगह आ रही है। आपने सही बात कही। और अब इस बीच देखिए मनीष शुक्ला जी और अतुल सक्सेना जी, मुदित अग्रवाल जी, सब लोग आप हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, उसे सच साबित कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद महावीर बसोया जी, जो कि सोशल वर्कर हैं। और ये इनकी खासियत क्या है मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है न किसी राजनीति की है, और ना ही किसी सियासी रोटी सेकने की है, और ना ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की है, ना ही बदले की राजनीति करने की है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है जो काम महावीर बसोया जी कर रहे हैं। दरअसल मैं बता दूं, ये जो है ये गरीब लोगों को अपने पैसे से हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं और अंतिम संस्कार भी लोगों का अपने ही पैसे से करवा रहे हैं। ऐसे वक्त में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। महावीर बसोया जी, कैसा महसूस करते हैं आप जब इस तरीके से उन गरीब लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है जो आगे आए और आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाए। आज हमारे देश में इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है, हमें आपस में लड़ाई झगड़े मनमुटाव छोड़ के सबकी मदद करनी चाहिए। सही बात। आज किसी की डेथ हो रही है, भाई को हाथ नहीं लगा रहा, माँ अपने पति का शव लेके बैठी है, बेटे को फोन कर रहे कि आ जाओ, बेटे कह रहे मेरी तबीयत खराब है, पड़ोसी मदद नहीं कर रहे। हम आपस में अब भी लड़ रहे हैं, बीजेपी ऐसी, समाजवादी, कांग्रेस ऐसी। अरे भैया उनको छोड़ो, इंसानियत के नाते कम से कम एक दूसरे की मदद करो। अगर आप पैसों से सक्षम है तो पैसों से मदद करो। किसी के अगर पैसे नहीं लगा सकते, कम से कम उसके साथ कंधा हाथ लगा लेके खड़े हो जाओ, उसके साथ खड़े हो जाओ। इस टाइम सबको इतनी जरूरत है, लेकिन अब भी लोग बाग नहीं आ रहे हैं। मेरी टीम है, हमें कहीं से फोन आ जाता है, कोई घर पे आ जाता है तो हम जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव है, उनके घर में बिल्कुल, पड़ोसी भी दरवाजे नहीं खोल रहे, पड़ोसी नहीं आ रहे, हम उनके घर में जाते हैं, अपने पूरे उनका शव उठाते हैं, अपने हाथों से कंधे पे उठाते हैं, अपने गाड़ी टेम्पू कैसे करके लेके जाते हैं, उनको संस्कार कराते हैं। लोग बागों के पास पैसे नहीं है, कोई संस्कार कराने वाले नहीं है, माँ रो रही है, बेटा रो रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। मैं तो इस टाइम सबसे बस यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सब इस टाइम सब एक हो जाओ और सब एक दूसरे की मदद करो, इंसानियत के नाते सब मदद करो एक दूसरे की। मेरी तो यही सबसे विनती है बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने महावीर बसोया जी कि सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इंसानियत को याद रखिए और उसी के नाते एक दूसरे के आगे मदद का हाथ फैलाने की बजाय एक दूसरे की मदद कीजिए। जो जरूरतमंद है उनका हाथ आप पकड़िए। हमारे साथ डॉक्टर आकाश माथुर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आकाश माथुर, जिस तरीके से लगातार तकरार जो है वैक्सीन पर चल रही है, राज्य में
और केंद्र सरकार में आपस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो आप एक डॉक्टर होने के नाते कैसे देख रहे हैं इस वैक्सीन की किल्लत को, जिस पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं? कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कहीं पर अभी जिनको पहले डोज लग रही है वो दूसरी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं पर अभी 18+ वालों की शुरुआत नहीं हुई है। तो हम कैसे इस बीमारी से जूझ पाएंगे? जब डोज ही नहीं है तो टीकाकरण अभियान को कैसे हम सफल बना पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से टीकाकरण का फर्स्ट फेज चालू किया था तो काफ़ी हमें सफलता भी मिली थी, लेकिन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में जो है टीके की समस्या आ रही है कि एडिक्वेट डोज नहीं मिल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें आरोप प्रत्यारोप रोग से बचना पड़ेगा। चरणबद्ध तरीके से हमें एक एज ग्रुप को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जहाँ एक और सरकार की कुछ कमियां जरूर नजर आई हैं, लेकिन नहीं, दूसरी ओर अपोजिशन भी एक ऐसा ब्लूप्रिंट जनता को या फिर सरकार को भी दिखाने में विफल रहा है जिसको देख के लोग ये समझ सके कि भाई ठीक है, सरकार गलतियां कर रही है तो उसको कैसे सुधारा जा सके आप बता दीजिए। लेकिन वो ब्लूप्रिंट भी अपोजिशन के पास नहीं है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो मुझे 2-3 मेजर चीजें लगती है। सबसे पहला तो कि इम्पोर्ट किया जाना चाहिए वैक्सीन को। मार्केट में किसी भी आप अलाउ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के तहत हो, चाहे वो आपके इंडिजिनस वैक्सीन हो। इम्पोर्ट वैक्सीन होना चाहिए, कहाँ से होंगे, कितने होंगे, इस पे भारत सरकार चर्चा करे। दूसरा, मुझे लगता है जो विदेशी वैक्सीन कंपनियां हैं उनको कुछ तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जो हमारा मार्केट रिसर्च का डेटा है वो हम उनके साथ शेयर करें ताकि वो इंडिया में आके अपने वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए इंटरेस्टेड रहे। तीसरा, मुझे लगता है कि वैक्सीन से पेटेंट हटा दिया जाना चाहिए। देखिए, वैश्विक महामारी का वक्त है, यहाँ पे किसी को भी आप ये परमिट नहीं कर सकते हैं कि वो वैक्सीन से या तो फायदा ले या फिर प्रॉफिटरिंग करे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वैक्सीन से पेटेंट बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए। हमने स्मॉल पॉक्स और ऐसे टीके भी देखा है, कभी उनका पेटेंट किसी ने नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि कोरोना वैक्सीन का भी पेटेंट हटाना चाहिए ताकि जितने प्लेयर मार्केट में अवेलेबल है जो वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, चाहे इंडियन या फॉरेन, वो इसमें शामिल किए जा सके। ठीक है, तो डॉक्टर आकाश माथुर को आपने सुना। मनीष शुक्ला, ठीक है, आप बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सुझाव मत मानिए, लेकिन डॉक्टर आकाश माथुर ने जो सुझाव दिए, सर नहीं लगता कि सुझाव काम आएंगे? सुझाव या किसी का सुझाव जो मानने योग्य है जरूर माननी है, हमारी सरकार मानती है। और केजरीवाल जी लगातार प्रधानमंत्री जी से वार्ता में भी रहते हैं। उसके बाद जो ये पत्र लिखा जाता है, दरअसल ये पत्र तो पॉलिटिक्स करने के लिए ही लिखा जा रहा है। और हमको लगता है कि आपने दोनों बाइट दिखाई है, उसमें साफ साफ है कि, और हमको लगता है डॉक्टर जो आपके पैनल में वो भी इससे सहमत होंगे कि वैक्सीन कोई भी नहीं बना सकता, किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। रही बात विदेशों से आयात करने की, तो आपको सबको पता होगा कि उसमें भी बात चली रही है, स्पुतनिक से बात चल रही है, और भी कैसे डोज बढ़ सकते हैं, इसके लिए सरकार हर संभव तलाश रही है। मेरा बस ये कहना है कि जिन लोगों ने हतोत्साहित किया अभियानों को, आज जो उनके बयान है, आज भी जैसे उस समय ये पॉलिटिकल बयान, लोडेड बयान देते थे, आज भी इनके बयान लेकिन मनीष शुक्ला जी, एक मिनट, मनीष शुक्ला जी, ये पॉलिटिकल बयान कैसे हो सकता है कि अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल केंद्र के सामने कोई नया सुझाव रख रहे हैं सर, तो वो सुझाव ही तो रख रहे हैं, और सुझाव भी उन्होंने ये दिया है कि और भी कंपनियों को वैक्सीन निर्माण करने का सुझाव उन्होंने दिया है कि 2 कंपनियां सिर्फ काम कर रही हैं। आपको भी पता है, वक्त की नजाकत को देखते हुए और जो मौजूदा हालात है उनको देखते हुए 2 कंपनियां सिर्फ वैक्सीन तैयार नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, और कंपनी को देने पर भी विचार किया जाएगा। नहीं सर, एक मिनट, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि और भी कंपनियों को वैक्सीन निर्माण करने का सुझाव दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बिना देश में कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। तो सर, इसमें उन्होंने क्या पॉलिटिकल बात कह दी? मैं सिर्फ इसी बात को बताता हूँ आपको कि ये जितनी बातें उन्होंने कही है वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं, और जब उनकी बात प्रधानमंत्री जी से होती है मीटिंग में तो वो सुझाव नहीं दे पाते। जो पत्र लिख के ओपन करने की बात है, ये केवल पॉलिटिक्स है, और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तो फितरत लोग जानते हैं कि ये केवल बयान देंगे, बयान के बाद अगले दिन दूसरा बयान देंगे, तीसरे दिन तीसरा बयान देंगे, बयान दे के भाग जाएंगे, उसको ऑन नहीं करेंगे। तो ये सुझाव देने का प्लेटफॉर्म तो मुख्यमंत्री के नाते उनको मिला ही है, जहां उनको पूरा सुझाव देने का अवसर होता है, लेकिन उसको तब सर जब उनको ये अधिकार है तो फिर इसमें पॉलिटिक्स किस बात की? वो तो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो एक अगर कोई सुझाव दे रहा है सर तो उसे ठीक है, हमें मानना न मानना हमारा काम है, लेकिन सुझाव दे रहा है, हम उसे पॉलिटिकली राजनीति नहीं कह सकते सर। लोगों की बेहतरी के लिए अगर कोई बात हो रही है तो वो होनी चाहिए। उनको जो फोरम मिला, उस फोरम का उपयोग तो वो वीडियो को लीक करने में लगाते हैं, तब राजनीति वहां भी करते हैं, बाहर आते हैं तो पत्र लिखते हैं।
सर उस मीटिंग पे, जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं सर, उस मीटिंग में भी जनता के हित की तो बात हो रही थी ना सर, जनता के लिए तो बातचीत हो रही थी। और अगर एक बात बताइए, जब आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, जब आपको सत्ता पर काबिज होना है, तो उस बीच भी तो आप जनता से ही आकर खुलकर बात करते हैं ना सर, कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। जो घोषणा पत्र होता है आपका, उसे भी तो सरेआम जनता के सामने रखा जाता है ना सर, उसमें लोक लुभावने वादे होते हैं, वो भी जनता के सामने सरेआम रखे जाते हैं सर। तो अगर ऐसे में कोई मीटिंग जनता की बेहतरी के लिए हो रही है, जनता के सुझाव के लिए हो रही है, जनता परेशान है उसको लेकर हो रही है, अगर थोड़ी सी वो लीक हो गई तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? जितने भी नेता अभी जितने भी नेता है इलेक्शनों में जाएंगे वोट मांगने, अभी घर पे बैठे हैं, उस टाइम सब कुछ खुला होगा, उस टाइम सब कुछ खुला होगा, उस टाइम कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई पर्दा नहीं होगा। देखिए अभी सब कुछ, अभी सब बचाव करिए मैडम, आपको बचाव करिए। नहीं सर, मुझे बचाव नहीं करना सर, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है सर, कई राज्यों में मिला के डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो सर सवाल भी आपसे होंगे, जिम्मेदारी आपकी होगी, सवाल भी आपसे होंगे सर। गरीबों की मदद करो, बचाव किसी का नहीं कर रही हूँ मैं सर, बचाव किसी का नहीं कर रही हूँ, जब जिम्मेदारी आप लोगों की है सर, हुक्मरान आप लोग हैं, तो सवाल भी मैं आप ही से पूछूंगी सर, सवाल भी आप ही से पूछूंगी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से नहीं पूछूंगी सर, वो सत्ता पर काबिज नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है सर, जिम्मेदारी आपकी है, जो हालात बिगड़े हैं उनको संभालने की भी, जो कमी है उसको पूरा करने की भी, और जो लोग मर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लेने की भी। सर नहीं, जिम्मेदारी आपकी है तो सवाल भी आपसे होगा। ठीक है अतुल सक्सेना जी, ठीक है सर, अतुल सक्सेना जी। लेकिन फोरम का उपयोग किया होता अरविंद केजरीवाल जी ने, तो आज ये दिन नहीं होते, और पूरा हिंदुस्तान जानता। आप नहीं जान रही तो कोई बात नहीं, हम लोग भी जानते, सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की फितरत क्या है। जिस फोरम पे जो करना है वही नहीं करेंगे, पीएम से बात करेंगे तो उसको लीक करेंगे, फिर बाद में पत्र लिख के सुझाव देंगे। नए लैब के लिए बात नहीं हो रही क्या देश में? ठीक है, विदेशों से आयात करने की बात नहीं हो रही क्या? और मैं कैसे मालूम केजरीवाल जी को बात पता नहीं है दिल्ली में बैठ के, ये बातें नहीं हो रही जो सुझाव पत्र लिख कर दे रहे हैं? तो ये केवल पॉलिटिकल ड्रामा है केजरीवाल जी का। इससे अच्छा होता है कि दिल्ली की जनता की सेवा करते, दिल्ली की जनता जो परेशान है उसके लिए कुछ काम करते। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं केजरीवाल जी, बाहर निकलो, आप भी पब्लिक में घूमो, पब्लिक के बीच में आओ। कोई नहीं आएगा बाहर, कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि सबको कोरोना का डर है। हाँ, अगर चुनावी रैलियां होती है, कहीं पर इलेक्शन होते हैं, सब बाहर होते हैं, तब कोई कोरोना नहीं होता, किसी को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अब कोई नहीं डबल मास्क लगा लो, 3 मास्क लगा लो, 4 मास्क लगा लो, 4 मास्क लगा लो। सबसे पहले ऑक्सीजन की किल्लत पर मारामारी थी, अब वैक्सीन की किल्लत को लेकर के भी मारामारी मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का कोई जागरूकता अभियान लोगों को नहीं समझाने के लिए चलाया जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आखिर रजिस्ट्रेशन करें तो कहां पर करें, और जो रजिस्ट्रेशन कर भी रहे 8-8 दिन तक कोई अपडेट उनको नहीं मिलती कि आखिर उनका स्टेटस क्या है, कब उन्हें वैक्सीनेशन के लिए जाना है, कब उन्हें वैक्सीन मिलेगी, और इस बीच जो लोग पहले लगवा चुके हैं उन्हें दूसरी डोज कब मिलेगी, कब लेनी है, कोई गाइडेंस उन लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यही कि लगातार जिस तरीके से मामलों से कोरोना के हाहाकार देश में मचा हुआ है, लेकिन उस बीच एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन से एक उम्मीद थी, टीकाकरण से एक उम्मीद लोगों की थी कि शायद हम वैक्सीन लगा लेंगे तो इसके कहर से बच जाएंगे। हालांकि ये कोई दावा नहीं कर रहा है कि अगर आपने एक बार वैक्सीन लगवा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना हो सकता है, लेकिन उसका असर जो खतरनाक वैक्सीनेशन से पहले होता है उस असर में थोड़ी कमी आएगी, उतना खतरनाक तरीके से वो आप पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि जब वैक्सीन ही खत्म हो रही है तो ऐसे में टीकाकरण अभियान को रफ्तार कैसे मिलेगी। हमारे साथ मेहमान का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, मनीष शुक्ला जी, अतुल सक्सेना जी, मुदित अग्रवाल, महावीर बसोया और डॉक्टर आकाश माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं मुदित अग्रवाल सर आपके पास आना चाहूंगी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि महामारी में सरकार जो है अब वो डैमेज कंट्रोल में लग गई है, क्योंकि फजिया से बचने के लिए केंद्र सरकार और भाजपा ने पॉजिटिविटी का राग छेड़ दिया है। जगह जगह मुहिम चलाई जा रही है पॉजिटिविटी को लेकर। मुदित अग्रवाल जी, शायद आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर दीजिए प्लीज सर। मेरा ये कहना था, बात राजनीति की नहीं है और राजनीति ऐसे में होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एज ए विपक्ष अगर हम ये कहते कि भाई ये कमियां इसको ठीक करें, इसको राजनीति नहीं कहते, इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। देखिए आप एक दिल्ली में देखिए हुआ क्या, जब हमारे पास 1 साल का समय था कि हम दिल्ली में तैयारी करें, वो तैयारी ठीक क्या, ऑक्सीजन प्लांट लगाते जो दिसंबर में अप्रूवल आया था, लेकिन केजरीवाल जी ने लगाया नहीं, ऑक्सीजन टैंकर्स का इंतजाम करते,
हम ये देखते हैं आईसीयू बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं, अपनी टेस्टिंग ठीक करते, दवाइयों का इंतजाम करते, प्लाज्मा डोनिंग सेंटर्स बनाते कि अगर ये सेकंड वेव आएगी तो सबको पता था, अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछे सबको पता था ये आएगी। तो कहीं ना कहीं हम अपनी पीठ थपथपाने में लग गए कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। ये एक दिक्कत आई थी। उसके बाद एक परसेप्शन मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया। देखिए आजकल दिक्कत क्या है, मीडिया के जमाने में पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट करें, हेडलाइंस को मैनेजमेंट करें, पीआर को यूज करके जनता को कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहिए, बेवकूफ बनाए। पहले केजरीवाल जी ने कहा ये तो सब वैक्सीन की वजह से, अब तक वैक्सीन नहीं आएगी ठीक नहीं होगा। फिर सारी गलती ऑक्सीजन की हो गई, जो थी ऑक्सीजन की गलती, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन ऑक्सीजन की भी कमी थी, आईसीयू बेड्स की भी कमी थी, वेंटिलेटर्स की भी कमी थी, डोनर्स की भी कमी थी और टेस्टिंग की भी कमी थी। और उसके बाद आ गया, अब फिर से अब वो वैक्सीन पे आ गई। भाई वैक्सीन, तो आपने ये जो सोल्यूशन आज दे रहे हैं वैक्सीन का, आप भी तो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, आपने 6 महीने से क्यों नहीं सोचा कि भाई दिल्ली में वैक्सीन मैं 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को कैसे लगाऊंगा? तब ये सुझाव देते ना, सोचने की बात है। आज आप वो सुझाव दे रहे हो जिसको अभी करेंगे भी तो 6 महीने लगेंगे। आप 6 महीने पहले ये सुझाव क्यों नहीं दिया कि मेरी दिल्ली में अगर मुझे वैक्सीन लगानी है तो मुझे ये काम करना है? मुदित अग्रवाल जी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अगर ऑक्सीजन केंद्र सरकार दे, बेड केंद्र सरकार दे, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था केंद्र सरकार करे, दिल्ली में जो हालात है वो उसके लिए सब केंद्र सरकार जिम्मेदार, अगर सब कुछ केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना है हर बात के लिए, तो फिर आप क्यों कुर्सी पर काबिज? छोड़ दीजिए ना, फिर केंद्र सरकार ही कर लेगी। और एक चीज मैं और बोलूंगा साथ में, ये जो टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, देखिए 14 अप्रैल को 1,08,000 टेस्ट हुए थे दिल्ली में। आपको पता है 10 तारीख को कितने हुए हैं? 64,000 टेस्ट। बेस्ट तरीका निकाला है कोरोना अगर कम करना, वो जो आजकल हम कह रहे हैं ना कर्व फ्लैट हो रहा है, कर्व फ्लैट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है आपने टेस्ट आधे कर दिए। 1,08,000 टेस्ट जो 14 अप्रैल को हुए हैं, 10 मई को आते आते 64,000 टेस्ट हो गए सिर्फ। क्या ये तरीके से हम कोरोना कंट्रोल करेंगे? हम अपने आप से अब झूठ बोलना शुरू कर देंगे कि कोरोना है ही नहीं क्योंकि हम टेस्ट ही नहीं कर रहे। और उन टेस्टों की रिपोर्ट भी आज भी 3-3 दिन बाद, 4-4 दिन बाद आ रही है। 8-8 दिन लग जा रहे हैं सर। परसेप्शन मैनेजमेंट का काम चल रहा है और ये बड़ी खेद की बात है। इसको आप क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिक्स करना नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं आईना दिखाना। और जब तक हम सरकारों को आईना नहीं दिखाएंगे तो भाई वो जो काम नहीं कर रहे उसको कौन बोलेगा फिर? कहना बड़ा फैशन हो गया आजकल, पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आप ये देखिए ना, अगर विपक्ष भी कोई चीज कह रहा है, क्या वो देश हित में कह रहा है, अपने हित में कह रहा है? ये भी सोचने वाली बहुत बात है। अगर हम ये कह रहे हैं वैक्सीन की आप डिमांड और सप्लाई देखिए क्या कमी है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, तो वो क्या चीज है? वो पॉलिटिक्स हुई। आप देखिए ना लोगों का दर्द दिल्ली में, पूरे देश में क्या रहा है। हमारे बाकी में कभी कभी शर्म आती है ये देखते हुए कि हो क्या रहा है हिंदुस्तान में आज। ना बेड मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। लोगों की आप हालत देखिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। लोग अपने प्रियजनों को गाड़ी में लेके ऑक्सीजन के लिए ढूंढ रहे हैं। इतने फोन आते हैं रात में, दिन में, लोगों की व्यथा अगर कोई सुन लेना वो फोन, वैसे रोना आ जाए। और सबसे बुरा ये लगता था किसी को फोन करो, जरूरी नहीं है जवाब वापस आएगा नहीं आएगा। सही बात है, सब लोग फोन उठाते हुए भी डर रहे हैं सर, क्योंकि कोई सोर्स काम नहीं आ रही, कोई जान पहचान काम नहीं आ रही। और हकीकत ये है कि बस लोग खराब स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य सिस्टम की वजह से और खराब सिस्टम की वजह से और खराब सरकार की वजह से दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महावीर बसोया जी, मैं समझ सकती हूं कि आपने एक बहुत अच्छी पहल आप चला रहे हैं, लेकिन मुश्किलें भी बहुत आती होंगी ऐसे वक्त में जब अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब बेटा माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है, ऐसे वक्त में जब 2-2 बेटियों के होते हुए माँ जगह जगह चक्कर लगाने को मजबूर है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कोई उनसे संपर्क रखना नहीं चाह रहा, कोई उनके साथ कोई संबंध नहीं बताना चाह रहा, लेकिन आप लोग आगे बढ़कर ये काम कर रहे हैं। सर मुश्किलें तो आती होंगी। बहुत मुश्किल आ रही। हमारे अगर हमारी टीम है, हमारे यार दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे मदद करने के लिए तैयार हैं, नेता राजनेता नहीं। अब हमें परेशानी, संस्कार करवाने जा रहे हैं, कहीं हमें दूर दूर से फोन आ रहे हैं कि जी ऐसे हमारे पड़ोस में मौत हो गई है और आप आ जाइए। हमने कहा उनके घर में कौन कौन है? उनके घर में पूरा परिवार है, लेकिन परिवार सारे क्वारंटाइन है, मना कर रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। हमें बहुत अब लोगों को देखते हैं दुख होता है, रोना आता है बहुत बार कि वहां पे अकेली लेडीज के हम गए, वहां पे उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, शाम को 4 बजे डेथ हुई है। सुबह हमारे उनके आस पड़ोसी कर रहे हैं कि जी अभी फोन कर रहे हैं, अभी एम्बुलेंस आ रही है, अभी एम्बुलेंस आ रही है। 8 बजा दिए रात को, कह रहे हैं जी अब रात को संस्कार नहीं होगा। सुबह ही हमारे पास 8 बजे फोन आया कि ऐसे से किसी डेथ हो गई है। हम गए, वो लेडीज अब सोचो अकेली है, मियाँ बीवी दोनों है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, घर में अकेला बॉडी पड़ी है, क्या गुजरेगी उसके ऊपर। अब हम उसको रात को, हम सुबह 9 बजे गए, फिर हमने गाड़ी करी है, गाड़ी में उतार के लेके गए हैं।
ऐसे हमारे पास इतने वो हो रहे हैं। अब हमारी टीम ने ये करा है कि हम जरूरतमंदों के, हम जहां से भी फोन आगा कहीं से, हमें अपनी मौत से डर नहीं है। हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है और हमेशा करेंगे, शुरू से करते आए और करेंगे। हमें कहीं से फोन आएगा, हम जाएंगे, चाहे कोरोना पॉजिटिव है चाहे कुछ भी, हम उठाएंगे, बॉडी उठाएंगे। हमने अब ये, हमारी टीम ने ये भी करा है कि हम जरूरतमंदों के घर में अपने पैसों से हम राशन भी पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा। हमें पहले हमें किसी से उम्मीद नहीं है कि हमें कोई, अभी तक किसी राजनेता नेता ने सब घर में बैठे, किसी ने ये नहीं करा कि हम तुम्हारी क्या मदद क्या करें। लोगों, उन्हें दिख नहीं रहा है कि लोग कितने मर रहे हैं। उनको घर में बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे थोड़ी ना उनको ले, अरे भाई घर से बाहर निकलो, उनको हाथ लगाओ। अब उनके घर पे भी नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन होने दो, सबके घर में कोरोना खत्म है, सबके घर में वोट मांगने जाएंगे, पैर पकड़ेंगे। अभी कोई नहीं जा रहा। वोट मांगने नहीं जाएंगे सर, साथ में बैठ के खाना भी खाएंगे और उसकी तस्वीरें भी, खाना भी खाएंगे, उनकी तस्वीरें खींचेंगे। अब इस टाइम इतनी परेशानी आ रही है, कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हमें तो सिर्फ यही है कि हमारे जितने यार दोस्त हमारे साथ जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथी है, बहुत हेल्प कर रहे हैं, हमें तो उनसे बहुत खुश है। हमें तो नेता और राजनेताओं से किसी से उम्मीद ही नहीं है कि कोई हमारी हेल्प करेगा। आप ही को नहीं सर, किसी को उम्मीद नहीं है सर, किसी को उम्मीद नहीं है। उम्मीद सिर्फ उससे की जाती है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो और आपका साथ देने के लिए तैयार हो। और ये जनता है, ये सब जानती है, जिन्होंने अपनों को खोया है और जो खो रहे हैं, या जो जिनके अपने अभी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, सर जाहिर सी बात है वो कम से कम ये वक्त तो याद रखेंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा था और किसने हमसे मुंह किया था। अब कोई हॉस्पिटल के फोन आते हैं, प्लाज्मा के लिए फोन आते हैं, ऑक्सीजन के लिए फोन आते हैं, हम अरेंजमेंट कर ही नहीं पा रहे, और टीवी में दिखा देंगे, न्यूज़पेपर में दिखा देंगे हमने इतने बेड लगा दिए, इतना काम हो गया। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव होते हैं सर, जो लोग ये काम कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव होते हैं। ठीक है डॉक्टर आकाश माथुर, अभी हमारे ठीक है डॉक्टर आकाश माथुर, जिस तरीके से देश में कोरोना से 2.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, दूसरी लहर जो थी ब्राजील मैक्सिको से बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन वहां से भी दुगनी मौतें भारत में 3 गुना ज्यादा हुई हैं, और इस बीच तीसरी लहर की बात कही जा रही है। सर दूसरी में क्या आलम है, हम कितने तैयार हैं ये आप देख रहे हैं, ऐसे में हम तीसरी से कैसे निपटेंगे? एक डॉक्टर होने के नाते आने वाली तीसरी लहर को आप कितने खतरनाक रूप में देख रहे हैं? देखिए, 2 चीजें यहाँ पे हैं कि तीसरी लहर निश्चित रूप से दूसरी से ज्यादा ही खतरनाक होगी। इसके 2 कारण हैं। एक तो वैक्सीनेशन के कारण जो एज ग्रुप है, वो एक साइंटिस्ट और जो विशेषज्ञ हैं वो ये संभावना जता रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पे ज्यादा प्रभाव आएगा, क्योंकि बड़े एज ग्रुप जो हैं वो काफी हद तक वैक्सीनेट हो जाएंगे। दूसरा, एक चीज हमने काफी बीमारियों में, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस वगैरह, इन बीमारियों में देखा है कि जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं तो अंडर वैक्सीनेशन प्रेशर जो वायरस है वो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म्स डेवलप करता है, यानी कि और खतरनाक होता है। तो तीसरी लहर निश्चित रूप से और ज्यादा खतरनाक होने की पूर्ण संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश को यदि हम लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हम इससे लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। जहां एक और डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी सभी अपना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए जरूरी है कि जो राजनेता हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वॉर रूम बनाएं, ताकि जो जनता को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उन सब चीजों को कोऑर्डिनेट किया जा सके। वैक्सीनेशन को अपने स्तर पे कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सकता है, स्पेशली 45+ एज ग्रुप में। और हमें अब 45+ एज ग्रुप में भी हमने देखा वैक्सीन हेजिटेंसी है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मेडिकल छात्र हैं उनको उतारा जाए कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह में चला के लोगों को प्रोत्साहित करें। दूसरा, मुझे लगता है कि अब जो 45+ एज ग्रुप है वहां आपको सब्सिडी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो भी है सब वैक्सीनेशन से लिंक करना पड़ेगा। आप वैक्सीनेशन कराएं तभी आपको सब्सिडी वगैरह का फायदा मिलेगा। आपको किसी ना किसी तरीके से एटलीस्ट, ठीक है 18 से 45 में आप कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है, 45+ एज ग्रुप में तो आप 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं तीसरी वेव से पहले। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें करके हमें वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और एक रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि हम तीसरी वेव में कुछ बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सके। और हमने देखा है कि ये संभव है। हमने बेंगलोर में तेजस्वी सूर्या को देखा, कांग्रेस की बात करें तो श्रीनिवास भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोग आगे आए, वॉर रूम्स पर आए, जनता को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, क्या इस टाइप के वॉर रूम बनाए जाएंगे? क्या लोगों की मदद के लिए घरों से बाहर निकलेंगे हम लोग? आगे का हमारा प्लान? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो तीसरी लहर है उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है, और सभी जिलों में, सभी मंडल स्तर पे 100 बेड के आईसीयू पीडियाट्रिक बनाने के निर्देश योगी जी ने दे दिए हैं। सभी जिला हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूसरी लहर या आगे आने वाली इस तरह के खतरों के समय में जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CSCs है, वो ठीक रहे, इसके लिए वहां भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है।
अभी कई जगहों पे भेजा जा चुका है। 17,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का टेंडर भी जारी कर दिया मनीष गया है। शुक्ला जी यानी हम अभी भी तमाम ग्रामीण बातों में क्षेत्र और तक- आपकी सब लाइंस में लग रहे हैं, किए जा रहे हैं, करेंगे, होगा। नहीं, आपने सुना पिछले नहीं, एक फिर साल से। में हमने बहुत क्यों नहीं दुर्भाग्य किया? की बात है, आप पूरी बात सुन नहीं रही हैं। हाँ। मैंने कहा कि मैं अब जिले वाइज बता देता हूँ आपको। जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, बस्ती, इस तरह से कम 40 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है मैडम। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों, अन्य जिले के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं। जो CSCs हैं वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जा चुके हैं और 17,000 के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। तीसरी बात हमने जो कही कि बनाने जा रहे हैं वो मंडल स्तर पर 100 बेड के ICU पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों के लिए ज्यादा खतरा माना जा रहा है। जी। इसलिए हर मंडल स्तर पे ये बनाने के निर्देश कल ही माननीय योगी जी ने दिए हैं। तो और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी 5 जिलों में स्वयं ग्राउंड जीरो पे जा चुके हैं। मुरादाबाद में गांव में जाके वो होम आइसोलेशन के व्यक्तियों से घर जाकर वो मिले हैं। जो टीमें गांव में टेस्टिंग कर रही हैं उनसे सीधे ग्राउंड जीरो पे जाके उन्होंने लिया है, जो सर्वे करने वाली टीमें हैं। यानी स्वयं मुखिया भी मैदान में है उत्तर प्रदेश में, घरों में जा रहे हैं, घर घर ठीक है अतुल सक्सेना जी, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं? जमीनी हकीकत तो बल्कि कुछ और है कि अगर हम बात करें सरकारी आंकड़ों की या फिर बात करें हम शमशान में जली हुई लाशों की तो वो कुछ और होती है। वो आंकड़े में बहुत फर्क आ रहा है। क्या ये सच है कि डोर टू डोर जाकर लोगों का हालचाल जाना जा रहा है? गांव देहात जहां का आंकड़ा अभी तक किसी के सामने आया नहीं है वहां पर तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन मनीष शुक्ला जी का कहना है कि उनकी टीम वहां तक पहुंच रही है। क्या ये सब कुछ हो रहा है? जी आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश भी पूरे देश में क्या हाल चल रहा है। आपको मालूम है कितने लाखों लोग हमारे साथी रोज अपनी जान गंवा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप देखिए किस तरीके से आज भी मुझे ताज्जुब होता है कि 1.5 साल हो गया लगभग कोरोना को हिंदुस्तान में आए हुए और आज भी सरकार गंभीर नहीं है। अरे कुछ चीजें उस पर तो आप लोग काम कर सकते हैं। आप देखिए जितने बेड नहीं मिल रहे हैं, जितने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि योगी जी घर घर जा रहे हैं, अरे उसके बावजूद आज लीडा जी यदि चाहे ना एक ऑक्सीजन सिलेंडर हम नहीं दिला पा रहे हैं। कल मेरे पास फोन आया किसी का कि भाई एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। मैंने DM गाजियाबाद को फोन किया तो DM गाजियाबाद ने बेचारे बन के मुझसे कहा कि अतुल भाई मुझे सिलेंडर के लिए मत चाहिए और मुझे बेड के लिए मत चाहिए। मैंने कहा आपके तो नाम योगी जी ने भेजा हुआ है लिस्ट में कि भाई हर जिले के कप्तान को आप फोन कर सकते हैं, हर जिले के मुखिया को आप फोन कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी कहीं नहीं है। बोले सब ये फर्जी बातें हैं। अब आप बताइए जिस तरीके से ये बैठ करके साथी फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं, किसी DM से कहा ये सारी फर्जी बातें फिर बीच में बोलने लगेंगे। इन्हें इतनी डीएम से तो बात तब होगी ना सर, वो कोई भी सिलेंडर वगैरह मुहैया तब कराएंगे ना जब वो फोन उठाएंगे सर। बेशक लिस्ट जारी कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में कि अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो उस जिले के DM से आप संपर्क कीजिए, लेकिन सर वो फोन ही नहीं उठाते। जो नंबर दिए हैं वो उनसे अगर संपर्क साधने की कोशिश करो तो वो फोन ही नहीं उठाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मनीष शुक्ला जी, अतुल सक्सेना जी, मुदित अग्रवाल जी और महावीर बसोई जी, डॉक्टर आकाश माथुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त सच में बहुत ज्यादा ये दुख की घड़ी है, संकट का वक्त है और ऐसे वक्त में हमें और आपको सोचना होगा, संभलना होगा कि कोरोना का खतरनाक सीन हमारे पूरे देश में चल रहा है, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो भी खत्म हो रही है। लिहाजा आप और हम अपनी एहतियात खुद जितनी बरत सकते हैं बरतिए, जागरूक रहिए, तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए और जितनी कोशिश हो सके घरों में रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बच्चों और बुजुर्गों का बेहद ख्याल रखिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।